हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो आज अपन इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, यानी कि नवीन आर्थिक नीति 1991। और कई एग्जाम्स के अंदर इस टॉपिक को इकोनॉमिक्स के पार्ट के अंदर पूछा जाता है। तो हम इस टॉपिक को बहुत ही आसानी से समझने की कोशिश करेंगे और एक एक चीज़ को जो है हम इसके अंदर समझेंगे। तो देखिए, आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। और दो क्वेश्चन तो आप लोग मान के चलिए कि इस टॉपिक में से एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, और इसे अपन हिंदी में क्या कहते हैं? नवीन आर्थिक नीति। तो दो क्वेश्चन के आसपास जो हैं इस टॉपिक में से लगभग बनते हैं, है ना? तो अपन इसको कवर करेंगे। और ये सबसे बड़ी बात, हमारे सिलेबस के दोनों पार्ट्स में दे रखा है। सीनियर सेकेंडरी वाले पार्ट में भी दे रखा है और ग्रेजुएशन वाले पार्ट के अंदर भी दे रखा है। थोड़ा सा कैमरे को मैं सही कर देता हूँ इसका थोड़ा फोकस जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसको मैं अभी ठीक कर देता हूँ। तो देखिए ज़रा, आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा फोकस। एक मिनट। यस, अब बिल्कुल क्लियर है। तो देखिए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, नवीन आर्थिक नीति 1991। अब ये है क्या? यदि हम इसकी बात करें तो देखिएगा, सन 1990 की यदि अपन लोग बात करें तो सन 1990 में हमारे देश में बहुत ही बड़ा आर्थिक संकट जो है उत्पन्न हो गया था। और इस आर्थिक संकट यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए हमारे देश की गवर्नमेंट ने क्या किया? नवीन आर्थिक सुधारों को यानी कि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को क्या किया? अपनाया, अडॉप्ट किया। और इन्हीं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को हम क्या कहते हैं? नवीन आर्थिक नीति के नाम से जानते हैं। यानी कि अगर हम शॉर्ट के अंदर इसका अर्थ लिखें, शॉर्ट के अंदर यदि हम नवीन आर्थिक नीति का अर्थ लिखें तो सन 1990 के आर्थिक संकट का सामना करने के लिए, यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस, सन 1990 के आर्थिक संकट का सामना करने के लिए भारत सरकार ने आर्थिक संकट का सामना करने के लिए भारत सरकार ने नवीन आर्थिक सुधारों को अपनाया। भारत सरकार ने नवीन आर्थिक सुधारों को अपनाया। इन्हीं आर्थिक सुधारों को इन्हीं आर्थिक सुधारों को नवीन आर्थिक नीति के नाम से, इन्हीं आर्थिक सुधारों को नवीन आर्थिक नीति के नाम से जाना जाता है। नवीन आर्थिक नीति के नाम से जाना जाता है। तो नवीन आर्थिक नीति का, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का जो मीनिंग है
वो अब हम लोगों को क्लियर हो गया होगा कि भाई नवीन आर्थिक नीति का मतलब क्या है। हमारे देश के अंदर क्या हुआ, सन 1990 के अंदर बहुत बड़ा आर्थिक संकट पैदा हुआ, यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस क्या हुए, पैदा हुए। और इन इकोनॉमिक क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए, फेस करने के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को क्या किया, अडॉप्ट किया। और इन्हीं न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को हम क्या कहते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी कि एनईपी। और नवीन आर्थिक सुधारों को क्या कहते हैं, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। क्या कहते हैं, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अपनाए गए उन्हीं को हम एनईपी के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब अपनाए गए, 1991 में अपनाए गए। कब अपनाए गए, 1991 में। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये पैदा होता है कि सर ये आर्थिक संकट क्या थे, किस प्रकार के थे, जिनके कारण हमको 1991 के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने पड़े या एनईपी को लागू करना पड़ा। तो एनईपी के लागू करने के पीछे जो मुख्य रूप से कारण थे, रीजंस थे, वो क्या क्या थे। अगर मैं आपको उन कारणों की चर्चा करूं या उन रीजंस की चर्चा करूं जिनके कारण हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया, तो इन कारणों में मुख्य रूप से 6 कारण आते हैं। पहला कारण क्या था हमारे सामने, वो था राजकोषीय घाटा। क्या था, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटे का मतलब क्या है, राजकोषीय, इसको अपन ऐसे लिखेंगे, राजकोषीय घाटे में वृद्धि। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, माउंटेन इन फिस्कल डेफिशिएट। क्या कहते हैं, माउंटेन इन फिस्कल डेफिशिएट। तो एक कारण तो ये था जिसके कारण हमको क्या करना पड़ा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाना पड़ा। दूसरा कारण क्या था, प्रतिकूल भुगतान शेष। प्रतिकूल भुगतान शेष, इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या कहते हैं, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। तीसरा कारण क्या था जिसके कारण हमको न्यू एनईपी को अपनाना पड़ा, वो था खाड़ी संकट। क्या था, खाड़ी संकट, यानी कि इसे अपन इंग्लिश में कहते हैं गल्फ क्राइसिस। अभी अपन इन सब के बारे में खुलकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको एक साथ लिखवा रहा हूं। क्यों, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि एनईपी के लागू होने के पीछे मुख्य कारण कौन से हैं या कौन से नहीं हैं। तो हमें ये कारण क्या है पता होने चाहिए कि भाई कौन कौन से ऐसे रीजंस थे जिनके कारण हमको एनईपी को फॉलो करना पड़ा। फिर नेक्स्ट था विदेशी विनिमय भंडारों की कमी। नेक्स्ट क्या था, विदेशी विनिमय भंडारों में कमी। विदेशी विनिमय भंडारों में कमी, यानी कि फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। पांचवा कारण क्या था जिसके कारण हमने अपनाया, पांचवा कारण था कीमतों में वृद्धि। पांचवा कारण क्या था, कीमतों में वृद्धि, यानी कि राइज इन प्राइसेस। क्या था, राइज इन प्राइसेस, यानी कि कीमतों के अंदर क्या हो गई, वृद्धि हो गई। छठा और लास्ट कारण क्या था, सार्वजनिक उपक्रमों का,
सार्वजनिक उपक्रमों का असंतोषजनक निष्पादन, सार्वजनिक उपक्रमों का असंतोषजनक निष्पादन, यानी कि पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो ये 6 कारण थे जिनके कारण हमको क्या करना पड़ा, एनईपी पॉलिसी को अडॉप्ट करना पड़ा। देखिए थ्योरेटिकल पार्ट जो है, इकोनॉमिकल पार्ट जो है आपके फर्स्ट ग्रेड का, ये आप ये मत समझना कि बहुत आसान आएगा। एक एक बिंदु के ऊपर अपन लोगों को चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर पेपर जो है वो थ्योरेटिकल आता है। फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स का ज़्यादा पेपर किसका आता है, थ्योरी का आता है, प्रैक्टिकल पार्ट बहुत ही कम आता है। मैंने फाइनेंशियल मार्केट भी जो है बहुत डीप पढ़ाया है आप लोगों को, और ये वाला जो टॉपिक है इसमें भी अपन एक एक जो है बिंदु को क्लियर करेंगे। देखिए राजकोषीय घाटे में वृद्धि, और ये टॉपिक आपके रीट मेंस में भी है ना, तो अच्छी तरह पढ़ो, तो एक साथ दो चीज़ों की तैयारी होती है हमारी। तो राजकोषीय घाटे में वृद्धि, प्रतिकूल भुगतान शेष, खाड़ी संकट, विदेशी विनिमय भंडारों में कमी, ये 6 कारण थे जिनके कारण हमको क्या करना पड़ा, एनईपी पॉलिसी को अडॉप्ट करना पड़ा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट करना पड़ा। अब देखिए अगर अपन बात करें पहले कारण की, किसकी बात करें, पहले कारण की, पहला कारण क्या था, राजकोषीय घाटे में वृद्धि। ठीक है, राजकोषीय घाटे में वृद्धि। तो पहले तो अपन को ये समझना पड़ेगा कि भाई राजकोषीय घाटा होता क्या है। राजकोषीय घाटे में वृद्धि यानी कि माउंटेन इन फिस्कल डेफिशिएट, माउंटेन इन फिस्कल डेफिशिएट। अब ये राजकोषीय घाटा होता क्या है, पहले तो हम लोग जो हैं इसकी चर्चा करें। देखिए एक्चुअल में राजकोषीय घाटा क्या होता है, इसको आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। जो फिस्कल डेफिशिएट होता है, क्या होता है, जो फिस्कल डेफिशिएट होता है ये कब होता है, जब सरकार के जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इज ग्रेटर देन टोटल रिसीप्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट लोन। मैं इसको हिंदी में ही बता देता हूं आप लोगों को। जब सरकार के कुल व्यय, जब क्या होता है, सरकार के कुल व्यय यानी कि सरकार द्वारा किया जाने वाला खर्चा, जब सरकार के कुल व्यय सरकार की प्राप्तियों से यानी कि लोन को छोड़कर, सरकार द्वारा लिए जाने वाले लोन को छोड़कर जब सरकार के खर्चे उसकी प्राप्तियों से क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, फिस्कल डेफिशिएट कहा जाता है, यानी कि इसको राजकोषीय घाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा मतलब सरकार के कुल व्यय, सरकार के कुल व्यय किससे ज़्यादा हैं, सरकार की प्राप्तियों से, सरकार की प्राप्तियों से ज़्यादा हैं। तो इसको अपन क्या कहते हैं, राजकोषीय घाटा सरकार द्वारा लिए गए ऋण को छोड़कर, सरकार द्वारा लिए गए ऋण को
छोड़कर। अब सरकार क्या करती है, जब सरकार को राजकोषीय घाटा होता है तो सरकार इस घाटे को पूरा करने के लिए क्या करती है, ऋण लेती है। ध्यान रखना, पहले तो अपन ने राजकोषीय घाटे का अर्थ समझा कि भाई राजकोषीय घाटा क्या होता है। अब एक बात और समझना नोट करके, सरकार इस घाटे को पूरा करने के लिए, सरकार इस घाटे को पूरा करने के लिए ऋण लेती है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना, सरकार इस घाटे को पूरा करने के लिए क्या करती है, ऋण लेती है। अर्थात राजकोषीय घाटा, ये जो लाइन लिख रहा हूं ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। अर्थात राजकोषीय घाटा सरकार द्वारा लिए गए ऋण के, अर्थात राजकोषीय घाटा सरकार द्वारा लिए गए ऋण के बराबर होता है। राजकोषीय घाटा सरकार द्वारा लिए गए ऋण के बराबर होता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझें। सपोज करो एक्सपेंडिचर कितने हुए, एक्सपेंडिचर हुए 100 रुपये, है ना, और सरकार को रिसीप्ट कितनी हुई, सरकार को रिसीप्ट हुई 70 रुपये। ठीक है, सरकार को रिसीप्ट हुई 70 रुपये। सरकार के खर्चे कितने हुए, 100 रुपये हुए, और सरकार को रिसीप्ट कितनी हुई, 70 रुपये। इसमें मैंने लोन को इंक्लूड नहीं किया है, यानी कि राजकोषीय घाटा कितना है, 30 रुपये। अब इस 30 रुपये के घाटे को कवर करने के लिए सरकार क्या करेगी, सरकार क्या करेगी, लोन लेगी। क्या करेगी, लोन लेगी। तो राजकोषीय घाटा क्या होता है, सरकार द्वारा लिए गए ऋण के बराबर होता है, यानी कि जितना सरकार ऋण लेती है उतना ही क्या होता है, राजकोषीय घाटा होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि राजकोषीय घाटा हमेशा सरकार द्वारा लिए गए ऋण के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि जितना घाटा होगा सरकार उस घाटे को कवर करने के लिए क्या करेगी, लोन लेगी। अब क्या हुआ, राजकोषीय घाटे में क्या होती जा रही थी, वृद्धि होती जा रही थी। अब इस घाटे को कवर करने के लिए सरकार क्या करती जा रही थी, ऋण लेती जा रही थी। इस घाटे में वृद्धि होने के कारण, इस घाटे में वृद्धि होने के कारण सरकार पर, वृद्धि होने के कारण सरकार पर ऋण और ब्याज, सरकार पर ऋण और ब्याज, यानी कि सरकार के ऊपर लोन और इंटरेस्ट दोनों का भार बढ़ रहा था। तो 1990 के अंदर क्या हुआ, राजकोषीय घाटा बढ़ता गया। राजकोषीय घाटे में वृद्धि होने के कारण क्या हुआ कि सरकार के ऊपर ऋण और ब्याज दोनों का भार क्या होता गया, बढ़ता गया। अभी यदि मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊं, तो यदि मैं आपसे 1981 और 82 की बात करूं, तो राजकोषीय घाटा जो था, यानी कि जो फिस्कल डेफिशिएट था 1981-82 के अंदर, जो फिस्कल डेफिशिएट था वो था जीडीपी का 5.4%। कितना था, जीडीपी का 5.4%। और यही फिस्कल डेफिशिएट 91-92 के अंदर हो गया जीडीपी का 8.4%। तो अब आप खुद ही देख लीजिए कि कितनी भयंकर जो है इसके अंदर क्या हुई थी, ग्रोथ हुई थी। यानी कि फिस्कल डेफिशिएट जो 1981-82 के अंदर जीडीपी का 5.4% था, वो 91-92 के अंदर जीडीपी का 8.4% हो गया।
अब ये घाटा बढ़ता जा रहा था। इस घाटे में वृद्धि होने के कारण सरकार के ऊपर लोन और ब्याज दोनों का भार बढ़ता जा रहा था। अतः सरकार को क्या करना पड़ा, नवीन आर्थिक नीति को अपनाना पड़ा, जिसके कारण सरकार को एनईपी को लागू करना पड़ा। एनईपी को लागू करना पड़ा। तो देखिए, एनईपी को लागू करने का पहला कारण क्या था, सरकारी घाटे में वृद्धि, यानी कि राजकोषीय घाटे के अंदर वृद्धि का होना, ये पहला कारण था। ठीक है। दूसरा कारण क्या था, अभी अपन लोगों ने पढ़ा, प्रतिकूल भुगतान शेष। दूसरा कारण क्या था, प्रतिकूल भुगतान शेष। प्रतिकूल भुगतान शेष। अब प्रतिकूल भुगतान शेष का मतलब क्या होता है, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या होता है, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब प्रतिकूल भुगतान शेष होता क्या है, इसको समझने की कोशिश करो। भाई, एनईपी को लागू करने के पीछे एक मुख्य कारण यह भी था, प्रतिकूल भुगतान शेष। अब इसका अर्थ क्या होता है, जब विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, जब विदेशी मुद्रा यानी कि फॉरेन करेंसी, जब विदेशी मुद्रा की प्राप्ति उसके भुगतान से कम होती है, जब विदेशी मुद्रा की प्राप्ति उसके भुगतान से कम होती है, तब यह स्थिति पैदा होती है। तब यह स्थिति पैदा होती है। और यदि अपन इसको इंग्लिश के अंदर, शॉर्ट के अंदर समझें, तो जब फॉरेन करेंसी, कौन सी करेंसी, फॉरेन करेंसी जो है, फॉरेन करेंसी जो है, उसका पेमेंट जो है, उसका जो पेमेंट है वो हमें क्या करना पड़ रहा है, ज़्यादा, और रिसीट क्या हो रही है, रिसीट हमें हो रही है कम। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, प्रतिकूल भुगतान शेष। क्या कहते हैं, प्रतिकूल भुगतान शेष। जब विदेशी मुद्रा की प्राप्ति उसके भुगतान से कम होती है, यानी कि हमें देना तो ज़्यादा पड़ रहा है और हमें विदेशी मुद्रा जो है कम प्राप्त हो रही है, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, प्रतिकूल भुगतान शेष के नाम से जानते हैं। अब भारत में 1990-91 के अंदर ये स्थिति बहुत ज़्यादा क्या हो गई, पैदा हो गई। जैसे कि अगर मैं 1980-81 की बात करूं, तो 1980-81 से यह स्थिति पैदा होनी शुरू हो गई। 1980-81 से यह स्थिति पैदा होनी शुरू हो गई, यानी कि भारत का जो भुगतान शेष है वो 1980-81 से बिगड़ने लग गया। और 1990-91 में यह 17,364 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। 17,364 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। तो अब आप खुद सोचिए कि कितनी एडवर्स स्थिति हमारे सामने पैदा हो गई। और प्रतिकूल भुगतान शेष की स्थिति कब से बिगड़ना शुरू हुई, 1981 से ये बिगड़ना शुरू हुई। और 1990-91 में
प्रतिकूल भुगतान शेष कहां पर पहुंच गया? 17,364 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। और इस स्थिति का सामना करने के लिए सरकार को क्या करना पड़ा? विदेशी ऋण लेना पड़ा। इस स्थिति का सामना करने के लिए, इस स्थिति का सामना करने के लिए, डायरेक्ट ही लिख लेते हैं अपन, इस स्थिति का सामना करने के लिए सरकार को एनईपी को, एनईपी का मतलब क्या होता है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इस स्थिति का सामना करने के लिए सरकार को एनईपी को लागू करना पड़ा। एनईपी को क्या करना पड़ा? लागू करना पड़ा। तो अब आप खुद ही देख लीजिए कि भाई प्रतिकूल भुगतान शेष क्या होता है, या अपन इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब हमारे आयात हमारे निर्यात से ज़्यादा होते हैं, यानी कि जब हमारे इंपोर्ट जो हैं वो हमारे एक्सपोर्ट से क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं, तो हमारे सामने कौन सी स्थिति पैदा होती है? हमारे सामने एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि प्रतिकूल भुगतान शेष की स्थिति पैदा होती है। और 1990-91 के अंदर प्रतिकूल भुगतान शेष कहां पर पहुंच गया? 17,364 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। और इसका सामना करने के लिए सरकार को क्या करना पड़ा? लोन लेना पड़ा। सरकार के ऊपर लोन और इंटरेस्ट का भार बढ़ना शुरू हो गया, और सरकार ने फिर इस स्थिति का सामना करने के लिए क्या किया? एनईपी को क्या किया? लागू किया। तो दूसरा कारण क्या था? प्रतिकूल भुगतान शेष। अब देखिए तीसरा कारण क्या था? तीसरा कारण था खाड़ी संकट, यानी कि गल्फ क्राइसिस। तीसरा कारण क्या था? खाड़ी संकट, यानी कि इसे अपन बोलते हैं गल्फ क्राइसिस। अब गल्फ क्राइसिस क्या था? 1990-91 में खाड़ी देशों के मध्य युद्ध छिड़ गया। खाड़ी देशों के मध्य युद्ध छिड़ गया। अब क्या हुआ? खाड़ी देशों के मध्य युद्ध छिड़ गया। इसके दो इफेक्ट भारत के ऊपर पड़े। दो इफेक्ट भारत के ऊपर क्या पड़े? पहला, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई। पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई। और दूसरा इफेक्ट क्या पड़ा? इन देशों के साथ होने वाला विदेशी व्यापार, यानी कि फॉरेन ट्रेड क्या हो गया? रुक गया। इन देशों के साथ होने वाला विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड रुक गया। फॉरेन ट्रेड रुक गया। जिससे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति कम हो गई। भाई फॉरेन ट्रेड आपका रुक गया, तो आपको जो फॉरेन करेंसी रिसीव्ड हो रही थी इन खाड़ी देशों से, वो क्या हुआ? विदेशी मुद्रा की प्राप्ति क्या हो गई? कम हो गई। और बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स हो गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स हो गया।
यानी कहने का मतलब क्या है कि भाई जो गल्फ क्राइसिस पैदा हुए, इन गल्फ क्राइसिस के अंदर क्या हुआ कि भाई गल्फ क्राइसिस पहली बात तो पैदा क्यों हुए, 1990-91 में क्या हुआ, इन देशों के मध्य में क्या छिड़ गया, आपस में युद्ध छिड़ गया। ठीक है, अब युद्ध छिड़ने से क्या हुआ, खाड़ी देश से मतलब, अब जैसे अपन संयुक्त अरब अमीरात, दुबई और ये जो गल्फ कंट्रीज हैं जहाँ पर पेट्रोल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, उन्हें अपन खाड़ी देशों के नाम से जानते हैं। अब इन देशों में आपस में क्या हो गया, युद्ध छिड़ गया। आज भी आप देखते हो कि यहाँ पर स्थिति बिगड़ी हुई रहती है, कभी तालिबान और अभी इराक, ईरान, इनके बीच में क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है। तो युद्ध छिड़ने के कारण क्या हुआ, एक तो पेट्रोल की कीमतें क्या हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। दूसरा, इन कंट्रीज़ के साथ जो हमारा फॉरेन ट्रेड होता था वो भी क्या हो गया, रुक गया, यानी कि स्टॉप हो गया। इनके साथ क्या हुआ, जो विदेशी मुद्रा यानी कि जो फॉरेन करेंसी हमको इन देशों से प्राप्त होती थी वो भी क्या हो गई, कम हो गई, और हमारे सामने प्रतिकूल भुगतान शेष की स्थिति क्या हो गई, पैदा हो गई। तो गल्फ क्राइसिस ने भी हमें एनईपी को लागू करने के लिए क्या किया, मजबूर किया। यानी कि ये भी एक कारण रहा जिसके कारण हमें एनईपी को क्या करना पड़ा, लागू करना पड़ा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को क्या करना पड़ा, अपनाना पड़ा। चौथा कारण क्या है, चौथा कारण विदेशी मुद्रा भंडार में कमी। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, यानी कि फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी कि फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो विदेशी मुद्रा भंडारों की कमी यानी कि फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अभी आप लोगों ने देखा कि भाई एक तो क्या हुआ, खाड़ी देशों में युद्ध छिड़ गया है ना, इसके कारण हमारा विदेशी व्यापार क्या हो गया, ठप हो गया। और हमारी अर्थव्यवस्था उस समय इतना ग्लोबलाइज्ड नहीं थी, हम कुछ चुनिंदा देशों के साथ ही क्या करते थे, विदेशी व्यापार करते थे, और हमारा विदेशी भंडार जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होता जा रहा था, कम होता जा रहा था। यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार में कमी होने के पीछे बहुत सारे कारण थे। पहला कारण क्या था कि विदेशी मुद्रा भंडार हमारा कम क्यों हो गया, एक तो विदेशी व्यापार हमारा बहुत सीमित था, है ना, या फिर अपन कह सकते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं, विदेशी ऋण भार के बढ़ने से, विदेशी ऋण भार के बढ़ने से, यानी कि फॉरेन डेब्ट सर्विसेज के इंक्रीज होने से। भाई हम हमारा क्या है, राजकोषीय घाटा क्या होता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। तो राजकोषीय घाटे के अंदर, राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे थे, विदेशी ऋण ले रहे थे, यानी कि फॉरेन डेब्ट हम लिए जा रहे थे। अब फॉरेन डेब्ट यदि हम लिए जा रहे थे तो इससे क्या हो रहा था, डेब्ट भी इंक्रीज हो रही थी और उस पर चुकाया जाने वाला ब्याज भी क्या है, बढ़ रहा था। तो इन दोनों के बढ़ने से क्या हुआ, इन दोनों के बढ़ने से हमारा विदेशी मुद्रा भंडार क्या हो गया, कम हो गया। दूसरा, आपने अभी देखा कि खाड़ी देशों के साथ, आप लोगों ने अभी देखा कि खाड़ी देशों के साथ, आप लोगों ने अभी देखा कि भाई खाड़ी देशों में युद्ध छिड़ने के कारण हमारा जो विदेशी व्यापार उन लोगों के साथ होता था वो क्या हो गया, घट गया, जिसके कारण क्या हुआ, हमारे एक्सपोर्ट जो है कम हो गए और इंपोर्ट क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। तो लेकिन इसके पीछे मुख्य कारण जो रहा कि भाई हमारे विदेशी मुद्रा भंडारों के अंदर कमी आई, इसके पीछे मुख्य कारण था विदेशी ऋण भार का बढ़ना। क्या था,
विदेशी ऋण भार का बढ़ना, क्योंकि हम अपने घाटों को पूरा करने के लिए ऋण पर ऋण लेते ही जा रहे थे, लेते ही जा रहे थे। और दूसरा कारण यदि हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि हमारे जो इंपोर्ट थे, हमारे जो क्या थे, इंपोर्ट थे, वो हमारे एक्सपोर्ट से क्या थे, ज़्यादा थे। हमारे इंपोर्ट क्या थे, एक्सपोर्ट से ज़्यादा थे। यानी कि एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति थी। क्या थी, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति हमारे सामने थी। तो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार क्या होते जा रहे थे, कम होते जा रहे थे। हमारे विदेशी भंडारों में इतनी कमी हो गई, हमारे विदेशी भंडारों में इतनी कमी हो गई कि इतनी कमी हो गई कि हमारे पास केवल 10 दिनों या अपन कह सकते हैं लगभग 2 सप्ताह के आयातों का भुगतान करने के लिए, आयातों का भुगतान करने के लिए ही विदेशी मुद्रा भंडार बचा, विदेशी मुद्रा भंडार बचा। तो अब आप लोग खुद सोच के देखिए कि कितनी भयानक स्थिति भारत के सामने पैदा हो गई थी। यानी कि अब भारत NEP को लागू नहीं करता तो क्या करता। भारत के विदेशी मुद्रा भंडारों में इतनी कमी हो गई थी, भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतने कम हो गए थे कि हमारे पास केवल 10 दिनों के आयात का भुगतान करने के लिए ही विदेशी मुद्रा भंडार बचे थे। केवल 2 सप्ताह के आयातों का भुगतान करने के लिए ही हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार बचे थे। और विदेशी मुद्रा भंडार में कमी होने का प्रमुख कारण क्या था, एक तो विदेशी ऋण भार का बढ़ना, क्योंकि इनके ब्याज को चुकाने के अंदर बहुत ज़्यादा विदेशी मुद्रा चली जाती थी। और दूसरा कारण था हमारे इंपोर्ट जो थे वो एक्सपोर्ट से क्या थे, ज़्यादा थे। और धीरे धीरे इसमें इतनी कमी होती गई कि हमारे पास केवल 10 दिनों के आयात का भुगतान करने के लिए ही विदेशी मुद्रा भंडार बचा। इवन मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि PV नरसिम्हा राव की सरकार से पहले जो सरकार थी, चंद्रशेखर सरकार, उसको विदेशी ऋण के लिए या विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करने के लिए रिजर्व बैंक के गोल्ड को वर्ल्ड बैंक के पास क्या करना पड़ा था, गिरवी रखाना पड़ा था। इतनी भयानक स्थिति भारत के अंदर पैदा हो गई थी। ये भी एक कारण था कि हम लोगों को क्या करना पड़ा, NEP को लागू करना पड़ा। पांचवा कारण क्या था, पांचवा कारण था, अगर हम देखें, कीमतों में वृद्धि, कीमतों में वृद्धि। अब कीमतों में वृद्धि यानी कि इसका मतलब होता है राइज इन प्राइसेस, राइज इन प्राइसेस। अब कीमतों में वृद्धि किस प्रकार से, अब देखिए, कीमतों में वृद्धि का अर्थ क्या होता है, कीमतों में वृद्धि का अर्थ होता है मुद्रास्फीति। कीमतों में वृद्धि का अर्थ क्या होता है, मुद्रास्फीति। और मुद्रास्फीति को अपन कहते हैं इन्फ्लेशन। क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। कीमतों में वृद्धि का मतलब क्या होता है, मुद्रास्फीति, और मुद्रास्फीति को अपन इंग्लिश में कहते हैं इन्फ्लेशन। और इसका अर्थ होता है मुद्रा के मूल्य में कमी होना, मुद्रा के मूल्य में कमी होना।
अब मुद्रा के मूल्य में कमी होने का मतलब क्या है कि पहले आप 40 रुपए में 2 किलोग्राम चीनी लेकर आते थे, है ना। पहले आप 40 रुपए में 2 किलोग्राम चीनी लेकर आते थे, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। आज वही 2 किलोग्राम चीनी खरीदने के लिए आपको 120 रुपए का भुगतान करना पड़ रहा है। यानी कि वस्तु की मात्रा उतनी ही है, वस्तु की मात्रा उतनी ही है, लेकिन उतनी मात्रा खरीदने के लिए आपको 120 रुपए देने पड़ रहे हैं। यानी कि 40 रुपए जो हैं वो 120 रुपए पर पहुंच गए। यानी कि देखो मुद्रा के मूल्य में क्या हो गई, कमी हो गई। यानी कि एक तरीके से अपन ये कहते हैं कि 500 का नोट, आज हमारे घर में बोलते हैं कि यार 500 रुपए का जो नोट है वो आज 100 रुपए के बराबर हो गया, है ना। यानी कि जो चीज़ पहले 100 रुपए में आ जाती थी उसको खरीदने के लिए अब क्या करना पड़ता है, 500 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। और मुद्रास्फीति का अर्थ होता है मनी की वैल्यू क्या होना, डिक्रीज होना। मनी की वैल्यू क्या होना, डिक्रीज होना। और मुद्रास्फीति का कारण क्या है, मुद्रास्फीति का कारण होता है घाटे की वित्त व्यवस्था। क्या होता है, घाटे की वित्त व्यवस्था। यानी कि इसे अपन बोलते हैं डेफिशिएट फाइनेंसिंग। डेफिशिएट फाइनेंसिंग, इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, डेफिशिएट फाइनेंसिंग, घाटे की वित्त व्यवस्था। तो मुद्रास्फीति का कारण क्या होता है, घाटे की वित्त व्यवस्था। अब आप कहेंगे सर ये घाटे की वित्त व्यवस्था क्या होती है। भाई सरकार अपने घाटे की वित्त व्यवस्था का मतलब क्या होता है, सरकार अपने घाटे को पूरा करने के लिए, सरकार अपने घाटे को यानी कि लॉस को पूरा करने के लिए, सरकार अपने लॉस को पूरा करने के लिए आरबीआई से ऋण लेती है। आरबीआई से क्या करती है, लोन लेती है। आरबीआई इस लोन की व्यवस्था के लिए, आरबीआई इस लोन की व्यवस्था के लिए नोट यानी कि करेंसी छापता है। करेंसी छापता है यानी कि प्रिंट करता है, जिससे इकॉनमी में यानी कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति यानी कि मनी सप्लाई बढ़ जाती है। मुद्रा की पूर्ति यानी कि मनी सप्लाई क्या होती है, बढ़ जाती है, यानी कि इंक्रीज हो जाती है। अब बताओ मनी की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो लोगों की जेब में पैसा ज़्यादा आ जाएगा, और लोगों की जेब में पैसा ज़्यादा आ जाता है तो वो क्या करते हैं, डिमांड ज़्यादा करते हैं, है ना। यानी कि अगर अपन इसको बिल्कुल मारवाड़ी में समझें कि भाई आरबीआई ने क्या करा, आरबीआई ने क्या करा, करेंसी को क्या किया, प्रिंट किया, करेंसी छापी। अब करेंसी छापकर आरबीआई क्या करेगी, उसको सरकार को देगी, सरकार उसको कहाँ पर लाएगी, बाजार में लाएगी। तो बाजार में जब सरकार लाएगी तो इकॉनमी के अंदर क्या होगा, मुद्रा की पूर्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है तो क्या होता है, मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है। भाई लोगों की जेब में ज़्यादा पैसा आ गया, अब लोगों की जेब में ज़्यादा पैसा आ गया तो लोगों की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डिमांड
के बढ़ने से क्या होता है, सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई। और सप्लाई के कम होने से क्या होता है, प्राइस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इससे क्या होता है, प्राइस क्या हो जाती है, इंक्रीज। डिमांड आपने बढ़ा दी, डिमांड के बढ़ने से क्या हुआ, सप्लाई कम हो गई, और सप्लाई कम होने से क्या होता है, प्राइजेस क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो कुल मिलाकर भारत देश के अंदर 1991 के अंदर ऐसी स्थिति पैदा हो गई, कीमतों में वृद्धि हो गई, यानी कि इन्फ्लेशन रेट आसमान को छूने लगी। और यदि अपन अगस्त 1991 की बात करें तो अगस्त 1991 में इन्फ्लेशन रेट, अगस्त 1991 में इन्फ्लेशन रेट 17% हो गई। कितनी हो गई, इन्फ्लेशन रेट 70% हो गई, 17% हो गई। और इसको कंट्रोल करने के लिए एनईपी को लागू करना पड़ा। क्या करना पड़ा, एनईपी को लागू करना पड़ा। तो ये भी एक कारण है। अच्छा, इन्फ्लेशन का एक बुरा प्रभाव और पड़ता है। वो क्या पड़ता है कि जब मुद्रा का मूल्य घट जाता है तो मजदूरी की कीमतें बढ़ जाती हैं। यानी कहने का मतलब, जो मजदूर पहले 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से काम कर रहा था, अब कीमतों के बढ़ जाने से वो सोचता है कि भाई मेरी मजदूरी भी बढ़नी चाहिए। अब वो क्या कहता है कि भाई जो काम मैं पहले 200 रुपये में कर रहा था, अब मैं उसके 500 रुपये लूँगा, क्योंकि भाई उसको भी अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है। तो अब मजदूरी का दाम बढ़ने से क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होने से क्या हुआ, जो फॉरेन मार्केट है, फॉरेन मार्केट के अंदर हमारी जो वस्तुएं हैं वो महंगी हो गई, हमारा विदेशी व्यापार घटने लग गया। तो ये भी एक कारण रहा जिसके कारण हमें क्या करना पड़ा, कीमतों में वृद्धि को कंट्रोल करने के लिए हमें एनईपी को क्या करना पड़ा, लागू करना पड़ा। हमें एनईपी को क्या करना पड़ा, लागू करना पड़ा। अब देखिए लास्ट कारण क्या था, लास्ट कारण की यदि हम बात करें, सिक्स्थ कारण क्या था, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का असंतोषजनक, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का असंतोषजनक निष्पादन, यानी कि पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का असंतोषजनक निष्पादन, यानी कि पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इन्हें अपन शॉर्ट के अंदर बोलते हैं PSUs, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। यदि यानी कि जो गवर्नमेंट के जो उपक्रम होते हैं या जो पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स होती हैं, है ना, उनको अपन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बोलते हैं। अब यदि मैं आपसे 1951 की बात करूं तो 1951 में भारत में 5 क्या थे, 5 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे। क्या थे, 5 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। और 1991 में भारत में 1991 में भारत में 246 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हो गए। और हमारी जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो आधारभूत उद्योगों के विकास से संबंधित थी। यानी कि सरकार ने क्या किया, इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के अंदर क्या किया, भारी निवेश किया, भारी निवेश किया सरकार ने, निवेश किया सरकार ने।
सरकार ने क्या किया, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के अंदर भारी निवेश किया। भारी निवेश का मतलब हैवी इन्वेस्टमेंट किया। और किस आशा से किया कि आगे चलकर इस आशा के साथ कि आगे चलकर यह देश के विकास में कि आगे चलकर यह देश के विकास में योगदान देंगे, कि आगे चलकर यह देश के विकास में क्या करेंगे, योगदान देंगे। और 1980 तक इन्होंने योगदान दिया भी, लेकिन धीरे धीरे यह अकुशलता को प्राप्त करते गए और अर्थव्यवस्था पर देयता यानी कि लाइबिलिटी बन गए। अर्थव्यवस्था पर देयता यानी कि लाइबिलिटी बन गई। तो आप लोग देखिए कि 1951 के अंदर भारत के अंदर जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी वो कितनी थी, 5 थी, है ना। 1991 में ये हो गई 246, है ना। और सरकार ने इनको क्यों बढ़ाया, सरकार ने इनमें क्या किया, भारी निवेश किया, यानी कि हैवी इन्वेस्टमेंट किया। क्या किया, हैवी इन्वेस्टमेंट किया। और सरकार ने किस आशा के साथ किया, किस होप के साथ किया कि आगे चलकर यह देश के विकास में क्या करेंगे, योगदान देंगे, यानी कि देश की ग्रोथ को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, यह अकुशलता यानी कि एक तरीके से इन एफिशिएंसी के क्या हो गए, अड्डे बन गए। यह भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, चोरी, इनके अंदर क्या हो गई, आम बात हो गई। और ये अर्थव्यवस्था के लिए क्या बन गए, लाइबिलिटी बन गए। क्या बन गए, लाइबिलिटी बन गए। यानी कि सरकार ने सोचा था कि भाई ये हमको कमा कर देंगे, उल्टा ये सरकार से लेने लग गए। भाई एक पिताजी अपने बेटे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसके ऊपर पैसा खर्च करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो ये सोचते हैं कि भाई बुढ़ापे में जाकर बच्चा जो है हमको क्या करेगा, कमा कर देगा, हमें पालेगा। लेकिन वही उसी उम्मीद के साथ सरकार ने भी इनके अंदर क्या किया, निवेश किया। सरकार को आशा थी कि आगे चलकर ये देश की अर्थव्यवस्था में, घर के विकास में क्या करेंगे, योगदान देंगे। लेकिन उल्टा ये योगदान देने के बजाय सरकार से और पैसे मांगने लग गए। तो अब सरकार के सामने कोई भी रास्ता नहीं बचा और सरकार को क्या करना पड़ा, एनईपी को लागू करना पड़ा। सरकार के पास सारे रास्ते क्या हो गए, बंद हो गए। और सरकार को इन सब कारणों के कारण सरकार को वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शरण में जाना पड़ा। इन्होंने सरकार को $7 बिलियन का, इन्होंने सरकार को $7 बिलियन का
बंद ऋण, बंद ऋण यानी कि टाइड लोन दिया, जो इस शर्त से बंधा था, जो इस शर्त से बंधा था कि सरकार देश में एनईपी लागू करेगी, जो इस शर्त से बंधा था कि सरकार देश में क्या करेगी, एनईपी लागू करेगी। तो देखिए ये वो सब कारण रहे, ये वो सब कारण रहे जिसके कारण सरकार को क्या करना पड़ा, एनईपी को लागू करना पड़ा। यहाँ पर मैंने लिख दिया ये 6 कारण थे जिनके कारण सरकार को क्या करना पड़ा, एनईपी को लागू करना पड़ा। तो पहला कारण था राजकोषीय घाटे में वृद्धि, दूसरा कारण था प्रतिकूल भुगतान शेष, तीसरा कारण था खाड़ी संकट, चौथा कारण था विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, पांचवा कारण था कीमतों में वृद्धि और छठा कारण था सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का असंतोषजनक निष्पादन। तो ये वो सब कारण थे जिसने भारत सरकार को मजबूर कर दिया कि देश के अंदर एनईपी को लागू किया जाए। अब एनईपी थी क्या, कब लागू की गई और इसके कितने तत्व थे और कौन कौन से सुधार भारत के अंदर इस एनईपी के तहत किए गए के बाद पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर क्लास के साथ जुड़ने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।